Hello guys, today we will start a new chapter body fluid and circulation. इसमें हम सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो एवरी सेल्स नीड ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स। बॉडी की हर एक सेल को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है और ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स की जरूरत के साथ साथ उनमें जो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन होता है और वेस्ट मटेरियल का प्रोडक्शन होता है उनके रिमूवल की जरूरत होती है। तो जो ऑक्सीजन की सप्लाई और न्यूट्रिएंट्स की कंटिन्यूस सप्लाई है सेल तक जानी है और सेल से कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट मटेरियल को लगातार बाहर निकलना है। ये निकल के एक जगह से दूसरी जगह तक कैसे जाएंगे? तो एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। उसी सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू ये प्रोडक्ट एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसपोर्ट होते रहते हैं। जैसे इन स्पॉन्जेज एंड सीलेंट्रेट्स वाटर का सर्कुलेशन होता है। स्पंजेस की बॉडी अगर हम देखें तो स्पंजेस सबसे सिंपल स्पंज हम बना रहे हैं। तो स्पंज की बॉडी में क्या होता है, माइन्यूट ऑस्टियम प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे से पोर होते हैं जिनको ऑस्टियम बोलते हैं। इन ऑस्टियम को से पानी अंदर जाएगा, इसलिए इनको इनलेट्स भी बोलते हैं ऑस्टियम को। और एक बड़ा ओपनिंग जो होती है, सिंगल होता है ये, इसको हम बोलते हैं ऑस्कुलम। ऑस्कुलम से पानी बाहर निकलेगा। तो ऑस्टियम से वाटर अंदर जाएगा और ऑस्कुलम से वाटर बाहर निकलेगा। इस तरह से ये एक सर्कुलेशन करेगा, वाटर का सर्कुलेशन इसके अंदर होता रहेगा। और इसी सर्कुलेशन के थ्रू जो वाटर ट्रांसपोर्ट हो रहा है इधर से उधर, उसी के साथ न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन सेल के पास तक जाते रहते हैं और सेल से कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट मटेरियल निकल के बाहर जाते रहते हैं बॉडी के। और जो हायर ऑर्गेनिज्म होते हैं, मोस्ट ऑफ द हायर ऑर्गेनिज्म में ब्लड और लिम्फेटिक सिस्टम प्रेजेंट होता है फॉर द सर्कुलेशन ऑफ दीज प्रोडक्ट्स। तो हम यहाँ पर ब्लड, इस चैप्टर में ब्लड और लिम्फ की सर्कुलेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं ऑन ब्लड। ब्लड ये लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होता है। लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू मतलब लिक्विड फॉर्म में होगा और बॉडी के डिफरेंट पार्ट को कनेक्ट करता है, इसलिए इसको कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। कनेक्टिव टिश्यू की डेफिनेशन ही होती है जो बॉडी के डिफरेंट पार्ट को जोड़े, कनेक्ट करे, उनको हम कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। तो ब्लड के थ्रू बॉडी के डिफरेंट पार्ट कनेक्ट होते हैं, इसलिए ये भी कनेक्टिव टिश्यू का ही एक टाइप होता है। और ब्लड को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स या सेलुलर एलिमेंट्स। तो प्लाज्मा जो होता है ये 55% पोर्शन होता है ब्लड का और फॉर्म्ड एलिमेंट्स 45% पोर्शन होता है ब्लड का। प्लाज्मा का अगर हम कॉन्स्टिट्यूएंट देखें तो प्लाज्मा में 92% पोर्शन जो होता है ये वाटर का होता है। मैक्सिमम अमाउंट इसमें वाटर का होता है और 6 to 8% इसमें प्रोटीन्स होती हैं। और इन प्रोटीन्स में फाइब्रिनोजिन, ग्लोबुलिन और एल्ब्यूमिन, ये तीन मेन प्रोटीन होती हैं और इनके डेफिनेट वर्क भी होते हैं। जैसे फाइब्रिनोजिन की बात करें तो ये ब्लड कोगुलेशन में हेल्प करता है। फाइब्रिनोजन प्रोटीन ये ब्लड को कोगुलेट करने में हेल्प करता है। ग्लोबुलिन प्रोटीन ये इम्यूनोग्लोबिन्स का फॉर्मेशन करता है, जिससे हमारी बॉडी को इम्यूनिटी मिलती है। एंटीबॉडीज वगैरह जो बनती हैं इम्यूनोग्लोबिन्स कहलाती हैं। वो इम्यूनोग्लोबिन्स ग्लोबुलिन प्रोटीन की वजह से बनती हैं और एंटीबॉडीज क्या करती हैं, हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं। तीसरा होता है एल्ब्यूमिन, ये ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक पोटेंशियल इसको मेंटेन करते हैं। तो तीनों इंपॉर्टेंट प्रोटीन होती हैं और तीनों के वर्क भी इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना। फाइब्रिनोजन ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करेगी, ग्लोबुलिन इम्यूनिटी बढ़ाएगी इम्यूनोग्लोबिन्स का फॉर्मेशन करके, एल्ब्यूमिन ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करके रखेगी। नेक्स्ट पार्ट होता है इसका मिनरल्स। तो सोडियम आयन, बाइकार्बोनेट आयन, क्लोराइड आयन, मैग्नीशियम आयन, कैल्शियम आयन, इस तरह से कई सारे आयन्स होते हैं जो ब्लड में प्रेजेंट होते हैं। ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, लिपिड्स, ये सब ट्रेस अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा ब्लड में
कुछ कोगुलेशन फैक्टर्स भी होते हैं जो ब्लड की क्लॉटिंग में हेल्प करती है। तो हमने देखा है फाइब्रिनोजेन, ये भी क्लॉटिंग फैक्टर है, फाइब्रिनोजेन। और अगर हम प्लाज्मा से क्लॉटिंग फैक्टर्स को अलग करते हैं, प्लाज्मा से क्लॉटिंग फैक्टर को अलग करते हैं, तो ये बनाता है सीरम। कैसे अलग होते हैं? जब आपने क्लॉट देखा होगा, ब्लड का क्लॉट देखा होगा, ब्लड के क्लॉट से जब कभी भी चोट लग जाती है, क्लॉट जमता है, तो क्लॉट से हमें दिखाई देता है कि एक ट्रांसपेरेंट टाइप का लिक्विड बाहर आता रहता है। उस ट्रांसपेरेंट लिक्विड में क्या नहीं है? क्लॉटिंग फैक्टर। क्लॉटिंग फैक्टर्स उसमें यूज हो गए, बाकी सब कुछ वही है जो प्लाज्मा में होता है। तो वो क्या कहलाता है? सीरम। तो सीरम क्या है, इसको याद रखना। क्लॉटिंग फैक्टर को अगर हम कम कर दें प्लाज्मा से, तो बचा हुआ जो पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं सीरम। और यहाँ पर जो प्लाज्मा होता है ये जनरली स्ट्रॉ कलर का होता है, और सीरम जो होता है ये ट्रांसपेरेंट होता है। भूसे के कलर का प्लाज्मा होगा और ट्रांसपेरेंट सीरम होगा। नाउ कम्स ऑन फॉर्म्स एलिमेंट्स। 45% कंपोनेंट होते हैं टोटल ब्लड के, और इसमें केवल सेलुलर एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। 3 तरह की सेल्स होती है इसमें, इरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स और प्लेटलेट्स। इरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स और प्लेटलेट्स, एक एक को हम देखते हैं। पहले आते हैं इरिथ्रोसाइट्स पर। तो इरिथ्रोसाइट्स जो होती हैं इनको हम रेड ब्लड सेल्स या रेड ब्लड कैप्सूल्स या आरबीसी भी बोलते हैं। रेड ब्लड सेल्स या रेड ब्लड कैप्सूल्स या फिर आरबीसी भी बोलते हैं इसको। ये मोस्ट एबंडेंट होती हैं। मोस्ट एबंडेंट मतलब पूरे ब्लड में जितनी 3 तरह की ये सेल्स हैं, इनमें सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली सेल्स कौन सी होगी? इरिथ्रोसाइट्स। मोस्ट एबंडेंट है, नंबर भी देख लीजिए आप, 5 to 5.5 मिलियंस होंगी इन 1 मिलीमीटर क्यूब ब्लड। 1 मिलीमीटर क्यूब बहुत छोटा सा अमाउंट है ब्लड का, उस 1 मिलीमीटर क्यूब में इनका नंबर 5 से 5.5 मिलियन होगा। सबसे ज्यादा पाई जाने वाली सेल्स फॉर्म्ड इन रेड बोन मैरो। इनका फॉर्मेशन रेड बोन मैरो में होता है। अगर हम एक बोन के स्ट्रक्चर को देखें तो बोन के स्ट्रक्चर में मैरो कैविटी प्रेजेंट होती है। इस मैरो कैविटी में बोन मैरो भरा हुआ होता है, बोन मैरो, और इसी बोन मैरो में आरबीसी का प्रोडक्शन होता है। एडल्ट की बात कर रहे हैं हम, एडल्ट की, लेकिन एम्ब्रियोनिक स्टेज में रेड बोन मैरो से आरबीसी नहीं बनती है। याद रखना, एम्ब्रियोनिक कंडीशन में जो आरबीसी का फॉर्मेशन होता है वो होता है लीवर में। तो इरिथ्रोपाइसिस मतलब ब्लड के फॉर्मेशन की या आरबीसी के फॉर्मेशन की जो प्रोसेस होती है इन एम्ब्रियोनिक कंडीशन या इंट्रायूट्राइन कंडीशन, ये होती है लीवर में। और आफ्टर बर्थ रेड बोन मैरो पार्टिसिपेट करता है इन द फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या? मैक्सिमम सेल ऑर्गेनेल्स जो होते हैं ये मैच्योर आरबीसी में गायब होते हैं। मैच्योर आरबीसी में मैक्सिमम सेल ऑर्गेनेल्स नहीं होता है, न्यूक्लियस भी नहीं होता है। सर्कुलर एंड बाई कॉन्केव इन शेप, ये शेप में सर्कुलर होंगे। एक आप ऐसे सिक्के को इमेजिन करें, सिक्के को, अगर सिक्के को हम लेटरल साइड से देखें तो ये इस तरह का सिक्का है जो सर्कुलर तो है लेकिन ऊपर नीचे दोनों तरफ से ये धसा हुआ है, दबा हुआ है। तो सर्कुलर होगी और बाई कॉन्केव होगी, दोनों सरफेस अंदर की ओर धसी हुई होंगी। और क्लियर बना लेते हैं इस तरह से, ऐसे। तो बाई कॉन्केव होंगी, ये बीच में पतली होंगी, किनारों पर मोटी होंगी, और सर्कुलर होंगी, बाई कॉन्केव एंड सर्कुलर। और ई न्यूक्लिएटेड होती है। ई न्यूक्लिएटेड टर्म इसलिए यूज किया जाता है यहाँ पर क्योंकि जब ये इमैच्योर कंडीशन में होती है आरबीसी, तब उसमें न्यूक्लियस होता है, लेकिन जैसे ही आरबीसी मैच्योर होती है इनमें न्यूक्लियस और अदर सेल ऑर्गेनेल्स गायब हो जाते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी वगैरह सब गायब हो जाते हैं। तो
इस कंडीशन को, जिसमें पहले आरबीसी हो बाद में आरबीसी में न्यूक्लियस है, बाद में न्यूक्लियस नहीं है, इस कंडीशन को हम बोलते हैं इन्यूक्लिएटेड कंडीशन। सर्कुलर एंड बाइकॉन्केव इन शेप, कंटेन रेड पिगमेंट हीमोग्लोबिन, इनमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है जो एक रेड कलर का पिगमेंट होता है, और ये रेड कलर के पिगमेंट की वजह से ही ये लाल दिखती हैं, इसलिए इनको हम रेड ब्लड सेल्स बोलते हैं। और ये इम्पोर्टेंट होता है इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ दी रेस्पिरेटरी गैसेस। आप इसके पहले रेस्पिरेशन का चैप्टर आपने पढ़ा था, उस चैप्टर में आपने देखा था कि जो रेस्पिरेटरी गैसेस हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, इनका ट्रांसपोर्ट होता था हीमोग्लोबिन के थ्रू, और आपने देखा था कि ऑक्सीजन का जो मैक्सिमम ट्रांसपोर्ट है 97% ये हीमोग्लोबिन के साथ होता था। ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होता था हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से, और ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में ये ट्रांसपोर्ट करती थी। उसी तरह से आपने कार्बन डाइऑक्साइड में देखा था कि 20 to 25% जो कार्बन डाइऑक्साइड होती थी वो कार्बामीनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती थी। तो ये रेस्पिरेटरी गैसेस के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। और हीमोग्लोबिन का जो कंटेंट होता है इन हेल्दी मैन, हेल्दी मैन में हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन होता है 12 to 16 ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड। 100 ml ब्लड में हीमोग्लोबिन होगा 12 to 16 ग्राम, 12 to 16 ग्राम। लाइफ स्पैन आरबीसी का 120 डेज होता है, और स्प्लीन में जब ये आरबीसी खत्म हो जाती हैं तो स्प्लीन में जाके इनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, इसलिए ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कौन हो जाता है? स्प्लीन। डिस्ट्रॉय कैसे होंगी? इनके अंदर जो काम की चीज़ें हैं उनको निकाल के रीयूज कर लिया जाएगा, बेकार की चीज़ों का फैगोसाइटोसिस हो जाएगी। तो स्प्लीन को हम बोलते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। सेकेंड टाइप की सेल्स है ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स को हम WBC भी बोलते हैं क्योंकि ये कलरलेस होती है, इसमें कोई कलर नहीं होता है, हीमोग्लोबिन इनमें होता नहीं है इसलिए ये कलरलेस होती हैं, तो हम इनको बोल देते हैं वाइट ब्लड सेल्स या WBC। न्यूक्लिएटेड होती हैं ये, इनके अंदर न्यूक्लियस होता है और इर्रेगुलर इन शेप होती हैं। इनका जो शेप होता है ये इस तरह से अमीबॉइड टाइप का होता है, इर्रेगुलर होता है, और न्यूक्लियस इनमें प्रेजेंट होता है। तो इर्रेगुलर इन शेप होती हैं और न्यूक्लिएटेड होती हैं। इनका नंबर काफ़ी कम होता है। अगर हम 1 मिलीमीटर क्यूब ब्लड को लें तो उनमें WBC का नंबर 6000 to 8000 होगा। 6000 से 8000 WBC प्रेजेंट होती है, काफ़ी कम है। कहाँ ये मिलियंस में थी, कहाँ पर ये थाउजेंड्स में है, 6000 to 8000। शॉर्ट लाइफ होती है इनकी, बहुत कम समय के लिए जिंदा रहती हैं ये, कुछ ही एक आध हफ्ते में ही ये ख़त्म हो जाती हैं। और WBC को बेसिकली कैटेगराइज किया जाता है इनटू 2 पार्ट्स, ग्रैनुलोसाइट्स और एग्रैनुलोसाइट्स। अगर इनकी सेल्स में ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट हैं तो ये कहलाएंगी ग्रैनुलोसाइट्स। ग्रैन्यूल्स के टाइप के हिसाब से इनका फिर से फर्दर क्लासिफिकेशन होता है। तो अभी केवल ग्रैनुलोसाइट्स और एग्रैनुलोसाइट पर कंसंट्रेट करें तो जिनमें ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट हैं वो होंगी ग्रैनुलोसाइट्स, और जिनमें ग्रैन्यूल्स एब्सेंट हैं, स्मूथ है जिनका साइटोप्लाज्म, वो कहलाएंगे एग्रैनुलोसाइट्स। और ग्रैनुलोसाइट्स में जो ग्रैन्यूल्स होते हैं, अगर ये एसिडिक डाई या इओसिन डाई से स्टेनिंग ले रहे हैं तो इनको हम कहेंगे ईओसिनोफिल। अगर ये बेसिक डाई से स्टेनिंग ले रहे हैं तो इनको हम बोलेंगे बेसोफिल्स। अगर दोनों डाई से कलर ले रहे हैं, एसिडिक से भी और बेसिक से, तो इनको हम बोलेंगे न्यूट्रोफिल। न्यूट्रल है, दोनों से कलर ले लेते हैं। तो न्यूट्रल का मतलब ये नहीं है कि कोई किसी से कलर नहीं लेते हैं, ये दोनों से कलर लेते हैं, इसलिए इनको हम बोलते हैं न्यूट्रोफिल्स। तो एसिडिक डाई से जिनकी स्टेनिंग होती है वो ईओसिनोफिल है, बेसिक डाई से जिनकी स्टेनिंग होती है वो बेसोफिल है, और जिनकी दोनों डाई से स्टेनिंग होती है वो न्यूट्रोफिल्स हैं। और एग्रैनुलोसाइट्स भी 2 टाइप के होते हैं, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स, इनमें न्यूक्लियस में भी लोग अलग अलग होते हैं। दैट
इज बियॉन्ड योर कोर्स, तो उनके न्यूक्लियस के लोब के बारे में नहीं बता रहे हैं। लेकिन एक बात माइंड में रखिए कि न्यूक्लियस जो होते हैं इनमें ये कई लोब के हो सकते हैं। किसी में इस तरह से 2 लोब होंगे, किसी में 3 लोब भी हो सकते हैं, ठीक, किसी में सिंगल लोब भी हो सकता है। तो इनके जो न्यूक्लियस होते हैं ये लोबुलेटेड होते हैं, लोब प्रेजेंट होते हैं इनमें। चलो, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स ये टाइप्स होते हैं एक ग्रैनुलोसाइट्स के। और लिम्फोसाइट्स भी जो होती हैं इनको फर्दर क्लासिफाई किया जाता है इनटू बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर मैचुरेशन। अगर ये थाइमस में इनका मैचुरेशन होता है तो ये टी लिम्फोसाइट्स कहलाते हैं। बर्सा फैब्रिकस में इनका मैचुरेशन होता है तो ये बी लिम्फोसाइट्स कहलाते हैं। तो लिम्फोसाइट्स भी 2 तरह के होते हैं, बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स। और दोनों तरह के लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स, ये इम्यूनिटी में हेल्प करते हैं। कुछ सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी बनाते हैं, कुछ ह्यूमरल इम्यूनिटी बनाते हैं। तो ह्यूमरल इम्यूनिटी और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी ये 12th क्लास की बात है। जब आप 12th क्लास में पढ़ेंगे तब दोनों तरह की इम्यूनिटी का डिटेल पढ़ेंगे आप। यहाँ पर केवल इतना समझ लें कि लिम्फोसाइट्स आर ऑफ 2 टाइप्स, बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स। और दोनों का काम क्या होता है? दोनों का काम होता है इम्यूनिटी को मेंटेन करना, इम्यूनिटी को बढ़ाना। और यहाँ पर अगर परसेंटेज देखें तो जो ईसिनोफिल्स हैं ये इनका अमाउंट होता है 2 to 3%। और ये इन्फेक्शन को रजिस्ट करने में हेल्प करते हैं और एलर्जिक रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं। हमारी बॉडी में एलर्जी जब भी होती है तो ईसिनोफिल्स का नंबर बढ़ जाता है। आपने पढ़ा होगा कि सुना होगा कि जुकाम वगैरह हो जाता है कई लोगों को डस्ट वगैरह से, और डॉक्टर्स के पास जाते हैं, डॉक्टर्स बोल देते हैं ईसिनोफिलिया है। ईसिनोफिलिया का मतलब क्या है कि ईसिनोफिल का नंबर बढ़ गया। तो जब भी हमें एलर्जी होगी ईसिनोफिल का नंबर बढ़ेगा, मतलब ईसिनोफिल्स एलर्जिक रिएक्शन से एसोसिएटेड होते हैं। दूसरे आते हैं हम बेसोफिल। इनका पॉइंट जो परसेंटेज है काफ़ी कम होता है, सबसे कम है, जितने भी हैं सबसे कम है 0.5 to 1%, 0.5 to 1%। और न्यूट्रोफिल्स जो होते हैं ये सबसे ज़्यादा होते हैं, 60 to 65%, ये सबसे ज़्यादा हैं। और जो मोनोसाइट्स हैं ये 6 to 8% होते हैं। और जो न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट्स हैं इन दोनों सेल्स के अंदर कैपेसिटी होती है फैगोसाइटोसिस की। मतलब ये जो फॉरेन पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल वगैरह हमारी बॉडी में जाते हैं तो उनको खाने का काम करती है न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स, मतलब फैगोसाइटोसिस की कैपेसिटी होती है। और लिम्फोसाइट्स ये 20 to 25% होते हैं। इनके बारे में हमने आपको बताया ही है कि ये किस में पार्टिसिपेट करते हैं, इम्यूनिटी को बूस्ट करने में, इम्यूनिटी को बढ़ाने में हेल्प करते हैं। लास्ट टाइप की सेल्स होती हैं ये होती हैं प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स ये इनको हम जो मैमल्स होते हैं उनमें, या ह्यूमंस हैं जैसे हम लोग, तो हम लोगों में इनको बोला जाएगा थ्रोम्बोसाइट्स। ह्यूमंस में इनको थ्रोम्बोसाइट्स बोला जाता है। और इनका जो फॉर्मेशन होता है तो ये बोन मैरो क्या करेगी, एक बड़ी सेल बनाएगी जिसमें एक बड़ा न्यूक्लियस भी होगा। और इस सेल को, बड़ी सेल जो इसने बनाई है, इसको हम बोलेंगे मेगाकैरियोसाइट्स। मेगाकैरियोसाइट्स बोलते हैं। बाद में इसी मेगाकैरियोट्स के छोटे छोटे से टुकड़े टूटेंगे और ये छोटे छोटे टुकड़े जो बने हैं इनको हम बोलने लगते हैं प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स बोलते हैं। तो जो ये मेगाकैरियोट्स है, इसका फॉर्मेशन हुआ है बोन मैरो में। और मेगाकैरियोट्स के फ्रेगमेंट्स जो होते हैं ये कहलाते हैं प्लेटलेट्स। और इनका जो नंबर होता है 1.5 to 3.5 लैक्स होता है पर मिलीमीटर क्यूब। तो ये आरबीसी से कम है और डब्ल्यूबीसी से ज़्यादा है। और इनका काम क्या होता है, ये कोगुलेशन में, ब्लड के कोगुलेशन में हेल्प करते हैं। तो
ब्लड के कोगुलेशन में हेल्प करते हैं। आपको बताया था क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, तो ये भी एक क्लॉटिंग फैक्टर ही है प्लेटलेट्स, तो ब्लड कोगुलेशन में हेल्प करेगा। तो ब्लड कोगुलेशन में टोटल 13 फैक्टर यूज होते हैं। एक आपने यहाँ पे फाइब्रिनोजन पढ़ा था, यहाँ पे प्लेटलेट्स हो गया, तो आपने पढ़ ही लिए हैं, बाकी आगे बताएंगे। और दैट इज ऑल अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट टर्न पर। थैंक यू।